1526 ईस्वी में बाबर भारत में उनका पदार्पण हुआ। नेक्स्ट, मुगल काल वैसे 2 शताब्दियों तक था, जिसमें 1526 से लेकर जो पानीपत के प्रथम संग्राम के साथ शुरू हुआ था, प्लासी के संग्राम 1757 ईस्वी में जो मुगलों के अंतिम शासक तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था, उसके बाद मुगल सैन्य पद्धति का पटाक्षेप हो गया था। नेक्स्ट, मुगल काल की शुरुआत में देखते हैं तो बाबर जो फरगना राज्य के एक छोटे से शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था और अपनी पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा 8 जून 1994 में। उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। बाबर प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट, बाबर जब गद्दी पर बैठा उस समय उसके आसपास के जो राज्य थे वो उसके सहयोग नहीं दे रहे थे और वो बाबर जो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी कड़ी में वो भारत की तरफ आगे बढ़ा और भारत में लगभग उसने 5 बार आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में पूर्णतः वो सफल हो गया और उसने मुगल सैन्य पद्धति का यहाँ पर शुरुआत किया। कुछ मुगल प्रमुख शासकों के हम नाम देखेंगे, जिसमें बाबर के बाद में उनका पुत्र हुमायूं जो 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद अकबर का नाम देखते हैं जो 1556 से 1600 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और उन्होंने अपनी न्यायप्रियता, आदर्शवादिता तथा अपनी प्रजा में इतनी लोकप्रियता हासिल की जिसकी वजह से प्रजा उनको सम्राट तथा अकबर महान के नाम से भी संबोधित किया। ये एक हिसाब से देखा जाए तो मुगल काल का सबसे अच्छा काल जो है वो जो अकबर का कार्यकाल था उसको माना जाता है। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर जो 1605 से 1626 ईस्वी में, फिर उनका पुत्र शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी, फिर औरंगजेब जो एक महत्वाकांक्षी शासक था 1658 से 1700 ईस्वी। वैसे औरंगजेब के समय से ही मुगल काल की जो नींव थी वो लड़खड़ाने लग गई थी, क्योंकि औरंगजेब कुछ आक्रामक स्वभाव का और थोड़ा सा अत्याचारी स्वभाव का शासक था और बहादुर शाह जफर जो मुगल काल का अंतिम शासक माना जाता है, जिसको उनके बाद से अंग्रेजों ने मुगल काल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट, ये आप मुगल काल के कुछ मैंने डायग्राम बताने की कोशिश किया है कि भारतवर्ष में मुगलों ने कहां से कहां तक अपना साम्राज्य बढ़ाया था। ये आप देख सकते हैं 1605 ईस्वी में मुगल जो है वो उत्तरी क्षेत्र में थे और 1707 ईस्वी में औरंगजेब के बाद पूरा साम्राज्य फैला चुके। नेक्स्ट, ये भी आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में कहां से कहां तक मुगल जो है वो अपना साम्राज्य फैलाए थे। नेक्स्ट, मुगलों की पद्धति का एक मुख्य जो कहा जाता है वो मनसबदारी पद्धति, या एक हिसाब से इतिहासकार उसको मुगलों की मुख्य पद्धति में मनसबदारी पद्धति को लेते हैं। मनसबदार को सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा, तो पद या ओहदा को धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो मनसबदार कहलाता था। या इसमें यहाँ पर हम ये बताना भी जरूरी है कि उस काल में सामंत हुआ करते थे, तो सामंत और मनसबदार में बेसिक डिफरेंस क्या था। सामंत जो होता था उसको सैनिक के साथ साथ में जागीर भी मिलता था राज्य की ओर से कि इस क्षेत्र को आपको देख रेख करना है, लेकिन मनसबदार जो होता था उसको राजा जो वो अपनी इच्छा से चुनता था और अपनी इच्छा से उसको पद मुक्त भी कर सकता था। मतलब राजा को अगर योग्य ना लगे तो उस व्यक्ति को वो पद से हटा भी सकता था। एक हिसाब से वो राजकीय पद था कहा जा सकता है। मनसबदारों के पास अपनी खुद की सेना होती थी जिसका देख और उसका चयन, निरीक्षण सब। मनसबदारी पद्धति के बाद हम देखते हैं सेना के अंग। तो मुख्य रूप से मुगल सेना में पैदल सेना, गश्त सेना, जल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना था। मुगल काल के आते तक तोपखाना का जो है विकास बहुत ज्यादा हो चुका था। मुगलों ने अपने हर युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया है या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया है कहा जा सकता है। पैदल सेना, गश्त सेना और जल सेना का उपयोग जो है वो
मुगल अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने के लिए ही करते थे। प्रायः गज सेना और जल सेना जो आवागमन परिवहन के लिए उसका उपयोग किया जाता था। मुगल सेना की खासियत जो है वो घुड़सवार सेना और तोपखाना ही थी। मुगल जो है वो पूरी तरह से घुड़सवार सेना पर ही डिपेंड थे, क्योंकि घुड़सवार सेना जो है वो ज्यादा गतिशील होती थी। अपनी मतलब कोई भी युद्ध में युद्ध प्रारंभ करने के लिए वो तोपखाना का प्रयोग करते थे, उसके बाद वो घुड़सवार सेना का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट, घुड़सवार सेना में उन्होंने वो दो कैटेगरी में रखे थे। पहला जो अपने निजी घोड़े रखते थे, हथियार और साजो सामान रखते थे, उन सैनिकों को उन्होंने सिल्हेदार नाम दिया था। जिन सैनिकों के पास अपने खुद के हथियार होते थे, अपने घोड़े होते थे, उसके देखरेख की व्यवस्था करते थे, उसको उन्होंने सिल्हेदार कहा था। और जो किसी मतलब अधिकारी या मंत्री के अधीन में जिनको कार्य करना होता था, उन घुड़सवार सैनिकों को बरगीर कहा जाता था। नेक्स्ट, तोपखाना को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। जो मुगल काल में सैन्य संगठन वो बहुत अलग टाइप में था। जो वहाँ जो उस काल के जो सेना होती थी, उसके जो अध्यक्ष होते थे या प्रमुख जो होता था, उसको कुछ विशिष्ट नाम दिया जाता था। उसी कड़ी में जो तोपखाना का जो अध्यक्ष होता था, उसको दरोगा-ए-तोपखाना या मीर आतिश भी कहा जाता था। ठीक है, और तोपखाना को उन्होंने दो कैटेगरी में रखा था। इसमें भी पहला जो जिनसी तोपखाना, जो जिसमें भारी तोपें हुआ करती थी, जो किसी किले को जीतने के लिए या जो दुर्ग की लड़ाई हुआ करती थी, उसमें उसका प्रयोग किया करते थे। और दस्ती तोपखाना जो समतल मैदानी क्षेत्रों में जो लड़ाई हुआ करती थी, जिसको लाने ले जाने में सुविधा हो, वहां पर वो हल्की तोपों का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा भी मुगल काल में कुछ तोप का वर्णन मिलता है, जिसको नाम उन्होंने दिया था शेर दहाड़, फतह लस्कर, गाजी खां, धूमधाम तथा जगजमा आदि तोपों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट, संपूर्ण सैनिकों का हिस्सा करता था, उसको मीर बख्श नाम दिया जाता था। और जो क्वार्टर मास्टर जनरल होता था, उसको मीर मंजिल, जो नौसेना का सेनापति होता था, उसको मीर बहारी, और जो जांच पड़ताल तथा मुख्य जो किसी कोई गोपनीय चीजों का पता लगाने वाला अधिकारी होता था, उसको अमीर, तथा जो गुप्तचर एजेंसी का जो अध्यक्ष होता था, उसको दरोगा-ए-हरकारा के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बनता है। कई बार कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे। मुगल काल में सैनिक भर्ती, वेतन तथा प्रशिक्षण पर हम नजर डालेंगे तो जैसे हम मुगल काल से ही हमको समझ में आता है कि वो मुख्य रूप से मुसलमानों को ही अपनी सेना में भर्ती किया करते थे। लेकिन अकबर महान के शासन काल में जो राजपूत सैनिक होते थे, वो उसको ज्यादा बेहतर मानते थे, इसलिए अपनी सेना में उन्होंने क्षत्रियों और राजपूतों को भर्ती लेना शुरू कर दिया था। और उसकी प्रशिक्षण का तो विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक चागोन करके खेल खिलाया जाता था, जिससे घोड़ों की तथा सैनिकों की फुर्ती को देखा जाता था। ठीक है, वेतन की व्यवस्था सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से दी जाती है। जैसे मनसबदारी जो सैनिक होते थे, उनको मनसबदारों की तरफ से, और जो किराए से भाड़े से लाए सैनिक होते थे, उनको राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट, अस्त्र शस्त्र में हम देखेंगे तो जो परंपरागत हमारे अस्त्र शस्त्र थे, जो वैदिक काल महाकाव्य काल से चले आ रहे थे, उनका प्रयोग भी इन्होंने किया। धनुष बाण, बंदूक, साथ ही साथ जैसे मैं बताई थी, आग्नेय अस्त्रों का इस काल में प्रयोग जो है वो बहुतायत में शुरू हो गया था। उसी कड़ी में बंदूक, पिस्तौल जो और तोपखाना जो वो इनका मुख्य अस्त्र भी हुआ करता था। साथ ही साथ भाला, कटार, तलवार ये भी थे। और सुरक्षा के लिए तो आक्रामक अस्त्र हो गए, और सुरक्षात्मक अस्त्र के लिए सैनिकों को कवच, ढाल तथा लोहे की टोप दिया जाता था, जो वो युद्ध के दौरान उसका प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में।
दुर्ग व्यवस्था। तो अगर किसी ने दिल्ली का किला और आगरे का किला विजिट किया है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल काल में किलों की व्यवस्था जो है वो कैसे की जाती है। अगर दिल्ली का लाल किला किसी ने देखा होगा तो याद करने की कोशिश करिएगा। किले के जो बाहरी दीवार है, दीवार के बाहर में आउटर की ओर करीब 8-10 फीट चौड़ी खाई है, जिसमें उस खाई में पानी भरकर घड़ियाल छोड़ दिया जाता था और कटीले झाड़ियां उगा दिया जाता था ताकि शत्रु को आसानी से किले में प्रवेश न मिल सके। ठीक है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो उसका प्रयोग किया करते थे। साथ ही साथ जो ऊंची दीवार होती थी उस दीवारों पर चारों तरफ जो है वो गोले बने रहते थे, जहां से तोप खाना प्रयोग किया जाता था। अगर शत्रु आते हुए दिखे तो उनको वहीं से मारकर भगा दे, और बंदूकों के नली के लिए भी गोले बने रहते थे जिससे वो शत्रु सेना पर फायर कर सके। ठीक है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट, युद्ध कला में देखते हैं हम सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था। तो प्राचीन काल से देखते आ रहे थे हम कि गुप्तचर जो वो शांति काल और युद्ध काल दोनों काल में इनका प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में भी गुप्तचर व्यवस्था का प्रयोग मिलता है, वो भी जो वो दोनों काल में इसका उपयोग किया करते थे। गुप्तचर व्यवस्था के बाद में व्यूह रचना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध के दौरान सैनिकों को कैसे व्यवस्थित किया जाता था। तो मुख्य रूप से मुगल काल में सर स्थान एक ये व्यूह रचना हुआ करता था, जिसमें सैनिकों को अग्र, पृष्ठ, मध्य, दायां और बायां भाग में खड़े करके अरेंज करके व्यूह रचना का निर्माण किया जाता था। और सब लगभग मुगल काल के शुरू से लेकर आखिरी तक इसी व्यूह रचना का प्रयोग मिलता है। युद्ध कौशल में हम देखते हैं, इसके साथ ही जो रिजर्व सैनिक होते थे उनको उन्होंने कुछ अलग नाम दिया था, जिसको इल्तमिस कहा जाता था। जो हम सभी सेना में होते हैं, कुछ सैनिक को जो है वो रिजर्व करके रखते हैं, तो मुगल काल में उनको इल्तमिस कहा जाता था। युद्ध कौशल में हम देखते हैं तो जैसे ही हम बाबर के समय से देखते आ रहे हैं, मुगल काल जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा। भारत में आने के साथ ही उनका साम्राज्य जो है वो विस्तारित करने लगे। तो साम्राज्य विस्तार के लिए आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें धर्म युद्ध तो लगभग समाप्त हो चुका था मुगल काल के आते आते तक। कूट युद्ध जो है वो पूरी तरह से युद्ध का रूप जो है वो कूट युद्ध में परिवर्तित हो गया था। मतलब युद्ध के लिए कूटनीतिक चालें चलना जो है वो मुगल शुरू कर चुके थे। शुरू से लेकर आखिरी तक उनके युद्ध की यही मतलब मुख्य बात रही थी, कहा जा सकता है। कूट युद्ध का प्रयोग वो पूरी तरह से किया करते थे। ठीक, नेक्स्ट। धन्यवाद, मेरा लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से सुना। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो, कुछ और जानना, डंडे से ऐसे बॉल को खेलते हैं, उसी टाइप से रिलेटेड गेम हुआ करता था, जिससे घोड़े और सैनिक दोनों की फुर्ती को अनुमान लगाया जाता था। ठीक है, and welcome to